हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैसे आज आप लोगों को पता है कि कौन सा डे हम लोग सेलिब्रेट किया करते हैं। तो आज के दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। आज के दिन हम मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि एक हॉकी के बड़े महान खिलाड़ी रहे हैं मेजर ध्यानचंद जी। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग ये वाला डे सेलिब्रेट करते हैं। मेजर ध्यानचंद जी है, उनका जन्म कब हुआ है आपको आइडिया है? 29 अगस्त को ही जन्म हुआ था, तभी तो हम लोग जयंती मनाते हैं। तो 29 अगस्त 1905 को पहले इलाहाबाद कहते थे उसे, पर आज के समय में हम उसे प्रयागराज कहते हैं। तीर्थों का राजा यूपी में उनका जन्म हुआ था। 1905 में इनका जन्म हुआ था। एक्चुअली इनको विजार्ड ऑफ हॉकी यानी कि हॉकी के जादूगर कहते हैं हम लोग। अच्छा सर, फिर हम लोग 1905 से ही हॉकी डे मना रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। साल 2012 की बात है, तब पहली बार हमने हॉकी डे को अनाउंस किया था। और इसका टारगेट भी यही है ताकि बच्चों को या जो भी खेल में इन्वॉल्व है वो बेसिकली खेल की भावनाओं को भी समझे और खेल का महत्व लोगों को बताया जाए कि कितना जरूरी है स्पोर्ट्स। और मेरा भी आप लोगों को कहना बड़ा जरूरी है कि अपने जीवन में आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स जरूर इन्वॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि आप इंडोर स्पोर्ट्स, आजकल इंडोर स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोग बिजी रहते हैं, तो आप इंडोर से थोड़ा आउटडोर की तरफ जाए। चाहे आप थोड़ी देर के लिए बैडमिंटन खेल लें या आप पकड़म पकड़ाई बचपन में खेले होंगे ना, तो आप भी अभी भी खेल सकते हैं। लुकम छिपाई हो गया या कुछ भी ऐसा खेल जो आपको ठीक लगता है। दौड़ भाग का कोई भी खेल हो सकता है वो, जिसमें आपका शरीर का थोड़ा बहुत हिस्सा इन्वॉल्व हो, थोड़ा फिजिकल चीजें हो पाए, तो वो आप खेल खेल में अपने शरीर का भी ख्याल रख लेंगे, है ना। तो 29 अगस्त को हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल सेलिब्रेट करते हैं। पिछला सेशन गया था, उसमें मैंने आपसे एक होमवर्क दिया था। क्या क्वेश्चन दिया था? निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। पहला एक ऑप्शन दिया था गुजरी महल। गुजरी महल कहाँ पे पड़ता है? हिसार में है क्या? तो हाँ, ये ऑप्शन मैच कर रहा था। आराम एक कोसर नारनौल में है, हाँ ये भी ठीक है। शेख तैयब का मकबरा जींद में है, नहीं ये जींद में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है हरियाणा के कैथल जिले के अंदर पड़ता है। तो इसका मतलब ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों ठीक है आपका। ए और बी इसका ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए। आई मीन ऑप्शन बी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, और उससे पहले आपको एक छोटी सी बात और भी बता देता हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं हरियाणा सीईटी एग्जाम की, तो द्रोणाचार्य नाम का बैच है सीईटी प्लस में स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए। और के साथ साथ अगर आप हरियाणा जीके प्लस में साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप एक नया टॉपर बैच है, आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। राज्य शिक्षक अवार्ड साल 2024 के लिए अभी हाल ही में हरियाणा में किसे चुना गया है? तो इसका ठीक जवाब रहेगा सत्येंद्र कुमार सोरोत को चुना गया है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं, और इसके साथ साथ बच्चों का अनुशासन है, बच्चों के लिए निष्ठा का काम इन्होंने सिखाया है। इसी करके इनको हरियाणा गवर्नमेंट ने और हरियाणा का एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस अवार्ड के लिए इनको चुना है। सर ये कहाँ के हैं या कहाँ से संबंधित है? तो ये गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पढ़ता है हरियाणा के फरीदाबाद में। वहां पे प्राचार्य के पद पे ये कार्यरत हैं फिलहाल के लिए। और इसके अलावा ये बेसिकली SVSU जो स्कूल है आपके, खैर इसके अंदर तो है ये, और ये इनोवेटिव कैटेगरी में देश का पहला स्किल स्कूल है। बच्चों को स्किल सिखाने में इन्होंने बहुत योगदान दिया है। और आपको मैं बता देता हूं, जब राज्य स्तरीय सम्मान दिए जाते हैं ना, तो उनको क्या मिलता है? 1 लाख की नगद राशि मिलती है, एक मेडल मिलता है, एक शॉल, एक प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। हरियाणा के अंदर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है, उनके कुलगुरु का नाम प्रोफेसर दिनेश कुमार है। उन्होंने भी खैर बधाई दी है, वो बात ठीक है। हरियाणा के पलवल जिले के दूधौला गांव में है ये। हरियाणा के किन 2 युवा निशानेबाजों का चयन टारगेट पिस्टल ऑस्ट्रेलिया TPA के इनग्रल ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन एथलीट स्कॉलरशिप प्रोग्राम साल 2026 के लिए हुआ है? तो अभी हाल ही में 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिनमें से एक है नाम सामर्थ्य सांगवान, एक है तन्वी लठवाल। ए ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। सामर्थ्य की उम्र केवल 13 साल है और तन्वी की उम्र है 17 साल है। भिवानी के सामर्थ्य रहने वाले हैं और सोनीपत की रहने वाली है तन्वी। इंटरनेशनल शूटिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है। ये दोनों खिलाड़ियों का सिलेक्शन टारगेट पिस्टल ऑस्ट्रेलिया TPA जिसको कह रहे हैं, इनके द्वारा किया गया है।
और ये जो कार्यक्रम है उसका नाम क्या था, इनग्रल ISSF एथलीट स्कॉलरशिप प्रोग्राम था। पहले स्कॉलरशिप राउंड के लिए टोटल 11 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ था। सामर्थ्य और तन्वी दोनों आपको जरूर याद रखने हैं, डिस्ट्रिक्ट्स पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। ओके, राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षाबंधन समारोह के लिए हरियाणा के किस जिले की 4 दिव्यांग छात्राओं का सिलेक्शन हुआ है? तो ये दिव्यांग छात्राएं हरियाणा के रोहतक जिले की है और चारों बच्चियों का सिलेक्शन हुआ था। बेसिकली रक्षाबंधन समारोह हुआ है। कहाँ पे हुआ है रक्षाबंधन समारोह? द्रौपदी मुर्मू या आप लोग भारत के राष्ट्रपति या राष्ट्रपति भवन के लिए हुआ है, वहां पे ही। ये चारों बच्चियों में से एक का नाम है चंचल, ये PM श्री स्कूल सांपला की है, एक प्राची है, एक अंशिका है और एक मिशु है। ये 4 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है इसके अंदर। हर साल जो है ना रक्षाबंधन पर राष्ट्रपति भवन में तकरीबन 500 से 600 बच्चे जो है ना वो आते हैं, मुलाकात करते हैं, और इसमें से हरियाणा की ये 4 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट आता है, और ये ना एक बात और इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली दिव्यांग है। जैसे कि प्राची तो 100% शारीरिक दिव्यांगता से संबंधित है, और कला और आर्ट के क्षेत्र में, क्राफ्ट के क्षेत्र में इनकी बड़ी रुचि है। इनकी कलाकृतियां भारत मंडपम में भी, द हार्ट ऑफ आर्ट में भी प्रदर्शनी में प्रदर्शित की जा चुकी है। अंशिका है, ये बेसिकली 75% बौद्धिक दिव्यांगता में है, डाउन सिंड्रोम से प्रभावित है और नेशनल लेवल पे दौड़ में पहले स्थान पे अपना जो स्थान है या पहला स्थान प्राप्त कर चुकी है। मिशु ये 45% शारीरिक अपंग दिव्यांगता है, पढ़ाई के साथ साथ ये आर्ट और क्राफ्ट में बहुत रुचि रखती हैं। चंचल ये कुल्ताना की रहने वाली है, इनका दायां हाथ काम नहीं करता है। 60% जो है ना ये मल्टी डिसेबल कह सकते हो, और करंट में ये 12वीं क्लास में बच्ची पढ़ रही है अभी। हरियाणा सरकार के द्वारा गन्ने की नई बिजाई पर किसानों को प्रति एकड़ कितना अनुदान दिया जा रहा है? किसानों को सरकार 5,000 रुपए प्रति एकड़ देगी। आप कहोगे सर गन्ने की बिजाई के लिए ऐसा क्यों? तो भैया ऐसा है कि लोग ना गन्ना उगाना ही बंद कर गए, धीरे धीरे बहुत कम हो गया। और इसका कारण क्या है? एक तो उत्पादन लागत में बहुत वृद्धि है। जब तक गन्ना उगाते हैं उसका प्रॉपर फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच पाता है ना, वो जब तक बेच पाए तब बहुत पैसा लग चुका होता है। इतना पैसा लग चुका होता है कि गन्ने का कम मूल्य मिलता है, मतलब उतने बेच के कुछ कमाई तो हो पर वो हो नहीं पाती है प्रॉपर। आज के समय तो मजदूरों की बड़ी कमी हो गई है, गन्ने के खेत में मजदूरी की बड़ी जरूरत होती है। जैसे उसको समय समय पर उनको बांधना होता है, उनमें कोई दवाई का छिड़काव करना है, पानी लगाना है, तो बड़ी मेहनत का काम है वो। बाकी फसलों की ओर किसानों का थोड़ा रुझान बढ़ गया है। ऐसे आंकड़े मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है उससे आधारित है ये। जैसे साल 2024 के अंदर ना गन्ने का क्षेत्रफल 1,42,193 एकड़ का था, जिसमें से किसानों की संख्या 29,188 देखने को मिली। 2025 में किसान और घट गए थे 29,062, और 2026 में किसान इस बार और घट गए 28,663। ये किसानों की संख्या हो गई। उत्पादन भी पहले से पर एकड़ कह सकते हो घट गया है ये आपका। साल 2025 की तुलना में 26 में जो है ना गन्ना उत्पादक किसानों की संख्या टोटल 399 की कमी आई है, और रकबे में लगभग 753 एकड़ की कमी हुई है ये। तो सरकार क्या कर रही है? 5,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान देगी। गन्ने के ऊपर जितने भी पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं और कीटनाशक है उन पे 20% की सरकार सब्सिडी देगी। टॉप बोरर की रोकथाम के लिए किसानों को ट्रैप और ल्योर निःशुल्क दिए जाएंगे। गन्ने की कटाई के लिए मशीनों को भी उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसका टारगेट ये है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा गन्ने की खेती का रकबा है उसको बढ़ाना चाहती है। हरियाणा में चीनी मिलें कहाँ पे फेमस है? तो शाहबाद में है, डाहर में है, नारायणगढ़, यमुनानगर में बहुत इंपॉर्टेंट है सरस्वती शुगर मिल, तो गोहाना, और इसके अलावा और भी बहुत जगह पे है, जैसे पलवल की भी हो गई है, आपकी महम की भी है। हरियाणा की नई ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था में निर्धारित समय तक कार्यवाही ना करने या ना होने पर इंतकाल किस दिन स्वतः ही जमाबंदी में दर्ज हो जाएगा? तो 11वें दिन हो जाएगा ऐसा। हरियाणा सरकार ने इंतकाल के लिए ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था है उसको जारी कर दिया है, ताकि थोड़ा काम इजी हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए और थोड़ा टाइमली कंप्लीट हो काम। इस नई व्यवस्था की जानकारी दी है सत्यपाल शर्मा ने दी है। और पंजीकरण के बाद में आप इंतकाल जो है ना जमीन ट्रांसफर होती है उसमें 4 दिनों तक पटवारी के लॉगिन में रहेगा। पटवारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 5वें दिन मामला अपने आप कानूनगो के लॉगिन में चला जाएगा। कानूनगो को कार्रवाई के लिए 2 दिन मिलेंगे, और 7वें दिन जो है ना ये CRO के लॉगिन में पहुंचेगा।
सीआरओ को कार्रवाई के लिए 4 दिन मिलेंगे और फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो 11वें दिन इंतकाल अपने आप ही जमाबंदी में दर्ज हो जाएगा, ऑटो म्यूटेशन हो जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं है। टाइम पहले दे दिया है 11 दिन का, अब नहीं होता है तो वो अपने आप होगा ही है, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग इंतकाल पड़े हैं, इसी करके ऐसा किया गया है। ये हरियाणा सरकार की खेल नीति और खिलाड़ियों को दी जा रही प्रोत्साहन ने किस क्षेत्र में सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं? पैरा खेल के अंदर तो अभी आपने शर्मिला धनखड़ का भी नाम सुना ही होगा। वैसे आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए एक सवाल दे रहा हूं मैं कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य शिवालिक पहाड़ियों में अवस्थित है? बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। मेरी तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे।